बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोटो रिस्पिरेशन। आपको बताया गया फोटो रिस्पिरेशन की प्रोसेस को डिकर और टियो ने ऑब्जर्व किया था टोबैको प्लांट में। आपको बताया गया कि फोटो रिस्पिरेशन की प्रोसेस बेसिकली होती है रुबिस्को के ड्यूअल नेचर से इन क्लोरोप्लास्ट, बट इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों यूज होते हैं या यूटिलाइज होते हैं। बेटा आगे ध्यान देना। अब आपको बता दूं, फोटो रिस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये भी आपको बताया गया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि रुबिस्को जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू करता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट में लगभग 21% के आसपास हो जाता है। एक्चुअल में होता है 2 से 3%, क्योंकि बाकी निकलता रहता है। जब ये कंसंट्रेशन 21% के आसपास हो जाता है और CO2 का कंसंट्रेशन गिर जाता है, तो उस दौरान जो रुबिस्को है ऑक्सीजन से बाइंडिंग शुरू कर देता है। और ऑक्सीजन बेटा एक ऐसी चीज़ है, आप केमिस्ट्री में देखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो बड़ी खतरनाक चीज़ हैं। हाइड्रोजन किसी से चिपक के रिड्यूस कर देगा, किसी से चिपक के ऑक्सीडाइज कर देगा, इनका अपना फंडा है। तो अब कहोगे कि ये तो हम फोटो रिस्पिरेशन से हमारी फोटोसिंथेसिस 50% लॉस हो रहा था, मुश्किल से हमने 25% गेन किया है, सही है ना। तो सवाल है कि जब लॉस होता है तो इसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन बेटा प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि अगर रुबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड ना करे तो यह ऑक्सीजन अगल बगल के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। एक्चुअल में फोटो रिस्पिरेशन वेस्टफुल है, बट ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। हमारे सिंथेटिक जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको बचाती है। उनको क्या करती है? बचाती है, वरना उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ गए ना। अब सवाल है कि फोटो रिस्पिरेशन का नाम आपने फोटो रिस्पिरेशन ही क्यों रखा? आप कुछ और रख देते, सही है ना। इसका नाम इसलिए रखा गया बेटा क्योंकि इस प्रोसेस में आप देखो, जब ये प्रोसेस चलती है तो लाइट के प्रेजेंस में CO2 निकलता है प्लांट से बाहर, जबकि इन जनरल फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में क्या निकलना चाहिए? O2। क्या निकलना चाहिए? O2। अगर O2 के बजाय CO2 निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पिरेशन ही तो कहेंगे। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में है तो क्या कहेंगे? फोटो रिस्पिरेशन। क्या कहेंगे? फोटो रिस्पिरेशन। हो गया। चलो इस बात को नोट करते हैं। When concentration of oxygen increases in chloroplast, ब्रैकेट लिखना, अप टू 21%। up to 21%. Then Rubisco bind with oxygen and synthesize one molecule of 3 carbon compound। हर्षित के अलावा कौन एब्सेंट है? अच्छा, करण कुणाल। 1 molecule of 3 carbon compound and
1 molecule of 2 carbon compound. Of 3 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound. हो गया. In photorespiration, productivity of photosynthesis decreases. लिख लिया. लेकिन अब होगा क्या, लिखना उसी में. बाय C2 साइकिल C2 साइकिल लिखो. C2 साइकिल प्लांट रिटेन some part of photosynthetic loss by photorespiration. लॉस, नुकसान बाई फोटोरेस्पिरेशन. वैसे कितना करता है, आधे का आधा कर लेता है, 25% फोटोरेस्पिरेशन. अब सवाल है कि ये C2 साइकिल क्या है. ये जो भी आपने साइकिल चलाई थी, इसमें देखो पहला विजिबल कंपाउंड क्या बना है, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, C2 साइकिल. लाइन चेंज लिखना. लिखो. इन C2 साइकिल फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 2 carbon compound phosphoglycolate. Phosphoglycolate हो गया. लिखो. इन फोटोरेस्पिरेशन plants release carbon dioxide. In the presence of sunlight. कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हो गया, फुल स्टॉप. मैंने भी आपसे कहा था एक्चुअल में ये है तो वेस्टफुल, लेकिन ये बचाती है. कैसे? ऑक्सीजन को सारा का सारा कंज्यूम कर लेती. ना कंज्यूम करे तो ये पिगमेंट का क्या कर देगी, फोटो ऑक्सीडेशन. नोट करा दें. लिखो. Photorespiration prevents photo-oxidation of pigments. Photo-oxidation of pigment कौन से, जो photosynthetic pigment है, photosynthetic pigments या pigments by consuming molecular oxygen
इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम, कोई बचा ही नहीं तो कौन नुकसान करेगा। जैसे तुम ऑक्सीजन हो, घर के शरारती बच्चे कुछ भी तोड़ देते हो, तुम्हें उठा के लेके कहीं चले गए खेतों में घूमने, घर की चीज़ें बच गई। उसी तरह ऑक्सीजन जो निकलता रहता है वो नुकसान करता है, फोटो ऑक्सीडेशन करता है, पिगमेंट को तोड़ देता है। तो उसको क्या किया, यूज कर लिया गया, तो बच गई सारी चीज़ें। ठीक हो गया। चल बेटा, ये तो हो गया आपका C2 साइकिल या फोटो रिस्पिरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दो छोटे छोटे पॉइंट, फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स। पहले लिखना कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, बट लिख लो। हाँ क्या हो गया, कार्डिनल पॉइंट्स। बेटा ध्यान देना, एक्चुअल में होते क्या है, इधर देखो। ये है फोटोसिंथेसिस। ये है फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर जीरो है तो फोटोसिंथेसिस जीरो होगी। आप इन्वायरमेंटल फैक्टर बढ़ाने जाओ तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो गई। उसके बाद फिर और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए, गिर गई। क्या हुई, और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए, गिर गई नीचे। हो गया। मतलब जैसे आपको कुछ ना पढ़ाएं तो आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ाने लगे आप पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। एक लिमिट के बाद उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आपकी पढ़ने की। अब कितना भी पढ़ा दो आपके समझ में नहीं। वही कहानी है। फैक्टर क्या है, हम बढ़ाते जाएंगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद कितना भी बढ़ा दो एक लिमिट तक रुका रहेगा, वरना फिर नीचे आने लगेगा। जैसे आपको बात करें, कोई रिएक्शन हो रही है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना टेम्परेचर हो गया कि अब इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल ही ख़राब हो जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट ज़ीरो हो जाएगा। बेटा ये है ज़ीरो किसका, फोटोसिंथेसिस का। ये भी है ज़ीरो, ये है मैक्स। ये है फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। लेकिन फैक्टर में बात करें, फैक्टर ज़ीरो, मैक्सिमम फैक्टर। ये क्या है, ऑप्टिमम फैक्टर। बेटा देखो, जिन चीज़ों से कोई भी प्रोसेस होती है वो फैक्टर है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए हमारे पास मार्कर, बोर्ड, लाइट, ये माइक, ये फैक्टर्स हैं। अगर इसमें से गायब कर दो प्रोसेस रुक जाएगी, समझ गए। इसको बना लो बस। नहीं, ऑप्टिमम मतलब जो सूटेबल हो, बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम ही देगा, उसे कहते हैं ऑप्टिमम। कभी कभी ना हद से ज़्यादा पढ़ा देना भी नुकसान करता है। बच्चा सारे कंसेप्ट समझ में तो आया था, ये क्या हो गया, सारा हिल जाता है ना। ये वाली कहानी है कार्डिनल पॉइंट। हाँ भाई, आजकल खाने पीने का सामान नहीं आ रहा तुम्हारा, पूछ रहा हूँ।
हो गया, सबने बना लिया। अब एक अगली हेडिंग बनाओ। कुछ नहीं, किताबों में दिया है, छोड़ दिया। बच्चे कहते सर ने छोड़ दिया। कई चीज़ें हैं। रुचिका सोच रही ये क्या हो गया। अगली हेडिंग बनाओ, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग, LIMITING, ITING, लिमिटिंग फैक्टर। आज तुमको लग रहा फ्यूल नहीं मिला घर से, बिना खाए आ गए हो। तभी इसमें कुछ मिला के पी रही हो? दवा है, बीमार है वो, इसलिए मिला के पी रही है। तुम बहुत अपना वाला समझ लेती हो। चलो आगे लिखो, लिखो। सुनो बेटा, लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है? हाँ नहीं, इसमें नहीं लिखो, तुम लोग बातें करो। लिमिटिंग फैक्टर लिख दो बेटा। अगर कोई एक प्रोसेस हो रही, कोई रिएक्शन हो रही है, आप लोगों ने +1 में, अभी +1 में तो हो तुम लोग, हाँ +1 में वो क्या कहते हैं, एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा। वहाँ एक टॉपिक होगा स्टोइकोमेट्री, वहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वही तो है कि अगर कोई भी एक रिएक्टेंट जो मिनिमम अमाउंट में है और डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, रिएक्शन को, उसके बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ जाए या उसके घटाने से रिएक्शन रेट घट जाए, तो वह रिएजेंट कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग फैक्टर। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, वही डेफिनेशन तो है, वही चीज़ तो है एग्जैक्ट, बस नाम बदला। वहाँ रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, यहाँ फैक्टर है। फ़र्क इतना है कि मतलब लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो पहली बात मिनिमम अमाउंट में है, दूसरी चीज़ उसके घटाने से रिएक्शन रेट घट जाता है, उसके बढ़ाने से रिएक्शन रेट। और फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात जो हम करते हैं, इस लॉ को जिन्होंने दिया था वो है मिस्टर ब्लैकमैन। वही ब्लैकमैन जिन्होंने डार्क रिएक्शन खोजा था, इन्होंने दिया था 1905 अर्थात 1905 में। लिखो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय law of limiting factor was given by Blackman in 1905 1905 in 1905। आगे लिखे ना, कितने साल हो गए? हाँ 107 साल हो गए ना, इतने तो हो गए होगे तुम आयुष, इतने तो हो गए होगे, नहीं हुए? हाँ 117 हो गए, सही करो। इतने साल तुम हुए नहीं? पहले लोग जीत, मेरा आप जोड़ लो 1880 है डेट ऑफ बर्थ, 22 जुलाई 1880, आप जोड़ लो। पता है ये बेटा ह्यूमन ब्रेन होता है, वो जहाँ होता है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, कुछ भी बोल दो। ठीक, चलो पढ़ते हैं। लिखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर any factor or reagent reagent मतलब reactant, आप reactant लिख लो, any factor or reactant which is minimum in amount and directly
अफेक्ट किसको हैं, डायरेक्टली अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, डायरेक्टली अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, प्रोसेस called as limiting factor, called as limiting factor। हो गया। अब हेडिंग बनाओ, नई हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला फैक्टर बनाओ आप, लाइट। लाइट, आपको पता है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी और सनलाइट ज़रूरी होती है ना। सोलर लाइट या सोलर एनर्जी या सनलाइट ज़रूरी होती है। बेटा ध्यान देना, लाइट को अगर हम देखें तो लाइट में, जैसे लाइट का हम देख सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, तेज़ लाइट है, धीमी लाइट है। लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। अगर आप टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ड्यूरेशन भी अफेक्ट करेगा। ज़्यादा समय तक लाइट दोगे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, कम समय तक तो कम होगी, सही ना। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट दोनों अफेक्ट करती है, समझ गए। तो हम तो यहाँ फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम केवल क्वालिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी है तो लंबे समय तक लंबा प्रोडक्ट आ जाएगा, क्वालिटी ख़राब है कुछ भी नहीं आने वाला है, सही है ना। अगर लाइट बिल्कुल जीरो कर दो, एब्सेंट कर दो तो कहानी होगी नहीं। अगर हम देखो एक फैक्टर जब पढ़ते हैं बेटा, बाकी फैक्टर को हम मान लेते हैं कि वो उचित मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक, तभी ये करते हैं हम लोग। बेटा एक बात बता दे, बाकी सारे फैक्टर नॉर्मल हैं, अवेलेबल हैं, एक सुटेबल अमाउंट में हैं। उस दौरान अगर हम देखें, लाइट आना शुरू हो गई है, सनलाइट पत्तों पे पड़ना शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। तो अब ये लो इंटेंसिटी वाली जो लाइट है, इसे धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। भाई देखो सूरज सुबह निकलता है कितना सॉफ्ट होता है, अब दोपहर में एक बार बाहर निकल के देखो, बाहर निकलने के बाद शर्ट खोल के देखो, पता लगे छाले बढ़ जाएं, सही है ना। तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहती है। लेकिन एक पीक आ जाता है, उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। इसका मतलब अगर यहाँ हम रख दें फोटोसिंथेसिस, यहाँ रख दें हम लाइट, तो बेटा शुरू में क्या होगा, लो इंटेंसिटी पे एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके बाद जाके कांस्टेंट होगी। अब जाके आप नहीं बढ़ा सकते, अब ये कांस्टेंट हो जाएगी। अब कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ लाइट की, फोटोसिंथेसिस देखो फिक्स हो गई। अब लाइट आप तो यहाँ तक आ गए, लेकिन फोटोसिंथेसिस वही है, यहाँ आगे फोटोसिंथेसिस क्या है, उतनी है। इसका मतलब हुआ, अच्छा अब मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऊपर से इतनी लाइट आ रही है, कितने परसेंट लाइट पे ये लगभग सैचुरेशन अटेन करती है? नियरली 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट। कितना?
10% ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऊपर से जितनी लाइट आ रही है अगर उसका 10% आने लगी तो हमारे प्लांट क्या करते हैं, मैक्सिमम या सेचुरेशन अटेन कर लेते हैं, अब कांस्टेंट हो जाते हैं। अगली चीज़ बेटा, ये लाइट जो है ना सूरज की इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रीजन हो ही नहीं सकता। कुछ केस हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए हुए या फिर नेचर में बन गए हैं, उनको छोड़ के। मतलब ध्यान देना, जैसे डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल, बड़े बड़े पेड़, और वहाँ पर लाइट छन छन के जा रही, नीचे कुछ पौधे उगे हैं ना, आप वहाँ दोपहर में भी जाओ तो लगता है कि रात है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मान सकते हो भाई लाइट बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा ना। डेंस फॉरेस्ट या शेडी प्लेस पे जो पौधे उगे हैं, छाया वाले जगहों पे, उनके अलावा लाइट कभी नहीं होती क्या, लिमिटिंग फैक्टर, कभी भी लिमिटिंग फैक्टर। और ये लाइन जो है एनसीईआरटी की, ये आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट डेंस फॉरेस्ट एंड शेडी प्लेस लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर या रिएजेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन और याद रखना है। लिखवाएं, पहले डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ। बेटा अभी 2-3 साल मुझे प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 2-3 साल तक बच्चा भी कोरोना वाला आता रहेगा, उसके बाद दूर हो जाएगी जैसे पहले। ये बेटा वो है जो यहाँ पड़ती है इसका, ठीक। अब जो टोटल का 10% यहाँ पड़ी, तब जाके सेचुरेट कर लिया। अब अंदर कितना लिया वो अलग बात है ना, बताया गया कि जितना पड़ती है उसका उतना लेता है। हम तो इस लाइट की बात करें जो आ रही है उसके कितने % पे सेचुरेशन अटेन करेगा। बात को समझो। मिस्टर अंश ग्रोवर, अच्छा वो जो गुलशन ग्रोवर साहब हैं, कहीं जानकारी में है? नहीं। गुलशन ग्रोवर जानते हो उन्हें? नहीं जानते हो? हाँ देखो क्या दिमाग है, बायोलॉजी में दिमाग नहीं चलता, फिल्मों में एक्टर है, दिमाग चल रहा है। सोलंकी बता रहा है। नहीं, उसको याद भी होगा। देखो बना लिया सबने, चलो लिखो। लिखो, एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल लो की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या शुरू हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल मिनिमम की बात करते हो, जहाँ पर बिल्कुल इफेक्ट ही ना हो। आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स यूज करो कि देखो बेटा, एक कंसेप्ट होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। अगर उससे भी कम इंटेंसिटी है तो आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगी? ये करें हाँ, अच्छा हाँ आ गया। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी काम के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। वहाँ तक आवाज़ जा रही है कंचन? अब थ्रेशोल्ड के बाद ही काम होना शुरू होता है, ठीक। अगर बेटा लो इंटेंसिटी की बात करें तो हम लो का मतलब इतना है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक। उसके पहले तो कोई काम ही नहीं होगा। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे अगर सारी कंडीशन, सारे फैक्टर नॉर्मल हैं, अवेलेबल हैं उचित अमाउंट में, तो फोटोसिंथेसिस होगी। क्या करेगी? परफॉर्म होगी। और धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी।
आप कह सकते हो कि एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे बढ़ेगी, लेकिन एक हाई इंटेंसिटी पे जाने के बाद फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं। लिखो, एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस रेट increases gradually but at high intensity photosynthesis rate become constant and other factors become limiting. हाँ, अब एक बात, अगर आपको देखो, अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन का लाइट के साथ लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ बन रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये अपने आप बढ़ रहा है। ठीक, आगे लिखो, लिखना, लिखो, फोटोसिंथेसिस अटेन सैचुरेशन, और हाँ बस अटेन सैचुरेशन एट 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट। सैचुरेशन एट 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट, 10% ऑफ इंसिडेंट लाइट। आने वाली लाइट का 10% अगर पौधे पे गिरने लगा, मिल गया, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम सैचुरेशन अटेन कर लेगा। हो गई बात? आगे लिखना, एक्सेप्ट डेंस फॉरेस्ट एंड सैडी प्लेस, छायादार जगह, कहाँ थे? Shady place. Light is rarely limiting. Light is rarely limiting. Rarely limiting. ये मुश्किल से क्या होता है, लिमिटिंग होता है, होता नहीं है। हो गया? दूसरा फैक्टर लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.3 या 0.0। बेटा 0.3 बहुत होता है। 0.03 तुमने 10 गुना बढ़ा दिया था। बेटा देखना, एनवायरनमेंट में इस समय जो CO2 है एक्चुअल में 0.03 से थोड़ा ज़्यादा है और 0.04 के बीच में है। एक्चुअल में हम लोग पढ़ते इतना है बट है इसके बीच में। ठीक, अब बेटा इतना होने के बावजूद इतनी ग्लोबल वार्मिंग है और तुम 0.3 कर दिए, सोचो कितना होगा। चलो इधर देखो, ये है CO2 कंसंट्रेशन। बेटा CO2 कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएं, बाकी कंडीशन को नॉर्मल करके फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर यह कंसंट्रेशन 0.05 हो गया, इसके बाद नहीं बढ़ना, इसके बाद नहीं बढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही CO2 टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए।
हद से ज़्यादा हो गया तो जहर हो जाएगा ना। अगर आपको कोई फ्लेवर या शरबत अच्छा लगता है तो आप उसको एक बार ज़्यादा मात्रा में डाल के पी के देखो। कॉफ़ी पीने सब जाते हैं, लेकिन अगर एक दिन आधा चम्मच फालतू गिर जाए फिर बताइए टेस्ट है। तो उसीलिए बेटा अगर ये ज़्यादा हो गया ना तो टॉक्सिक हो जाएगा, ध्यान रखना। टॉक्सिक होने से क्या होगा वो बता दे रहा हूँ। स्टोमेटा बंद हो जाएगा, लेन देन बंद हो जाएगा, हो सकता है अंदर एसिडिक मीडियम ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। बात आपके नीट के लिए ये नहीं है, ये तो हम लोग डिस्कस करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कर देते हैं। बात ये है कि C3 और C4 प्लांट है हमारे पास, दोनों का रिस्पॉन्स CO2 के अगेंस्ट क्या होगा। आपने पीछे जो पढ़ा है, अगर दिमाग में थोड़ा सा फीड है तो आपको पता होगा कि C4 लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर भी CO2 को पिक कर लेता है, लेकिन C3 को थोड़ा ज़्यादा भीड़ चाहिए, वरना पिक नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ रुबिस्को है, वहाँ पेप्को है। पेप्को कम कंसंट्रेशन पे काम कर लेता है। मतलब रुबिस्को वाले जो प्लांट हैं, अगर उनको CO2 ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें तो उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता रहेगा। इसका मतलब एक बात और निकल के आई कि जो C4 प्लांट है वो कम CO2 कंसंट्रेशन पर ही मैक्सिमम या सेचुरेशन अटेन कर लेंगे, और जो C3 प्लांट है वो ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम या सेचुरेशन अटेन करेंगे। सही है ना भाई। जो कम कंसंट्रेशन पे काम शुरू कर दिया वो कम कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम अटेन कर लेगा। और ये डेटा आपको याद रखना है कि जो C4 प्लांट हैं, कौन से प्लांट? C4 प्लांट है, ये 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ गैस में अगर CO2 है, 360 माइक्रोलीटर CO2 होनी चाहिए पर लीटर गैस में, तो भी ये मैक्सिमम अटेन कर लेता है। जबकि C3 प्लांट है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर में क्या करते हैं? अटेन करते हैं। इन ज़्यादा पे अटेन करते हैं ना मैक्सिमम। एक बात और बताएं, मैंने बोला कि जो C3 अभी लिखवाऊंगा, क्यों लिख रहे हो, थ्योरी तो लिख रही है। जो C3 है, इनको जितना ज़्यादा CO2 दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, उतना अच्छा CO2 फिक्सेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, भोजन बनाएंगे। तो आपको बता दें, जो ग्रीन हाउस प्लांट्स हैं, कुछ बैलेंस बराबर है बेटा, बढ़िया। जो ग्रीन हाउस प्लांट्स हैं, अगर उनको CO2 की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करा दें तो क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितने प्यार से बोल रहा था ना, इतना कभी हजम नहीं होता। इसने पता क्या बोला? प्रिय। माँ बाप ने मुझे आज तक प्रिय कहा नहीं। और तुम कौन होते हो यार? मैं फ़ोन नहीं काटूंगा गुस्से में। चलो, हाँ ज़्यादा हो गया ना, इसका प्रिय कह दिया यार। सीधे बोल देता है हेलो, ठीक है, हेलो जी के नुकास, कर प्रिय जी के नुकास। और प्रिय कभी सुना है बचपन से आज तक? घर वाले कहते हो इधर आ, जैसा मन लगे। बचपन से आज तक। बेटे पता है, प्रिय शब्द पुरुष कब सुनता है? सगाई से शादी के बीच तक। उसके बाद तू बता सकता है? तब तो बोला तो तू नहीं। अच्छा चलो इधर देखो बेटा, C3 प्लांट जो है, हाँ बालिकाओं आप भी देख लो, C3 प्लांट जो है 450 माइक्रोलीटर पर सेचुरेशन अटेन करेगा, C4 प्लांट 360 पर। बेटे सवाल मैं एक बता रहा था कि जो C3 प्लांट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दें CO2 तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फूड मैटर ज़्यादा बनेगा। आपने टमाटर देखा है? टमाटो भी ग्रीन हाउस प्लांट है। अगर इसको ऐसे मीडियम में उगाओ जहाँ CO2 ही CO2 हो तो खूब बड़े बड़े लाल लाल टमाटर फलेंगे। दूसरा बेल पेपर, इसकी डायरेक्ट हिंदी मत बनाने तो घंटा मिर्च। हाँ बेल पेपर, हाँ बिल्कुल से। किसने बोला? शिमला मिर्च, जो कैप्सिकम होता है शिमला मिर्च, वो बेल। हाँ आलू वो तो सारे उगते हैं, बट वो हाँ होता है, कई प्लांट है हमारे। तो मैं बता दूं, ये पेपर ये आते हैं ना आप लोग, उसमें
अरे शिमला मिर्च, कैप्सिकम जिसे बोलते हो आप लोग, ये जो होते हैं इन्हें हम बेल पेपर कहते हैं। हरा, लाल, पीला, भूरा आता है ना। हाँ, तीन ही आते हैं। अच्छा, दुकान तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। तो नहीं, मैं तो इतने महंगा नहीं, मैं इतने महंगे भाई साहब, शोरूम वाले डिस्काउंट कर भी दे तो क्या फ़ायदा। ये लोग लिखे रहते बाई 2 get 5। एक बात बताओ, 2 लेने गए 5,000 की एक शर्ट 10,000, अब बताओ 5 मिल गया, 2 जाके पड़ी गई ना, काय का फ़ायदा। तो भाई इनके यहाँ जाने नहीं चाहिए, सही है ना। तो भाई दूरी रहो। इधर देखो, अब सवाल है कि टमाटर और बेल पेपर ऐसे प्लांट हैं, अगर इनको CO2 रिच मीडियम में उगाएं तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी मोहित? बढ़ेगी। कम क्या होगी? बढ़ जाएगी। लिखो कम। मेरे आते क्यों? तुम दो अगल बगल बैठे हो, बेचारा बीच में सैंडविच बना पड़ा है, घबराएगा नहीं? कब दोनों ऐसे कह दे हाँ भाई ऐसे सुनो, दब जाएगा उसने में। लिखो CO2